हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बायोलॉजी पोर्शन में सेलुलर रेस्पिरेशन की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट में रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल की बात किए थे। रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म अगर समझे तो उसमें 4 स्टेप थे, उसका डिटेल आज नहीं करेंगे, पहले बता दिए हैं। ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस ट्रांसपोर्ट एंड अल्टीमेट सेलुलर रेस्पिरेशन। 3 स्टेप की चर्चा हम रेस्पिरेशन फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की और वहां पर हमने ये बता भी दिया है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन है जो 3 स्टेप इनिशियल थे वो सेल के अंदर नहीं हो रहे थे, लेकिन रियल रेस्पिरेशन यही है। ये अलग बात है कि बिना एक्सटर्नल के 3 स्टेप की हो ना पाता O2 जब तक। ये सेलुलर रेस्पिरेशन सेल में होता है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और पहले इनहेलेशन हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजनेटेड एयर को लिया गया, फिर इसे डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाया गया। लेकिन जो रूट ऑफ रेस्पिरेशन है दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू गेट द एनर्जी। फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिले, वही प्रोसेस रेस्पिरेशन है। लेकिन जो 3 स्टेप था उसमें अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ था और यही ब्रेकडाउन सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। तो चाहे हम ये कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू फूड का ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन 3 स्टेप इसलिए जरूरी थे क्योंकि इसका नंबर ही नहीं आता। तो चलिए बात करते हैं कैसे ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज एज फूड यहाँ पर है, इसके ब्रेकडाउन से O2 रिक्वायर्ड हुई। अब ये ब्रेकडाउन कैसे होता है, बीच में कौन से स्टेप होते हैं? सिंपली हम ये बता देते हैं कि ग्लूकोज से O2 मिल गई, CO2 H2O एनर्जी बन गई। सिंपल इक्वेशन यही स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, बताया भी जाता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और जिनमें होता है उन्हें एरोब्स कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो पहले यहाँ पर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। डेवलप्ड एनिमल प्लांट्स में मोस्टली यही होती है, ह्यूमन बीइंग्स में भी यही है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक क्वेश्चन है, कभी कभी कहा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? दैट प्रोसेस थ्रू व्हिच ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस टू रिलीज द एनर्जी। जिस प्रोसेस में फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एक लाइन में जो ये लिख दिया गया है कि ग्लूकोज O2 मिल गए, CO2 H2O बन गया, इतना इजी नहीं है, बीच में कई स्टेप और भी आते हैं। लेकिन केमिस्ट्री का सिंपल फार्मूला है कि जैसे किसी क्वेश्चन में कई स्टेप होते हैं तो जो मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो स्टेप्स को जानते हैं, नहीं सिंपली रिएक्टेंट्स कौन थे और एंड प्रोडक्ट क्या हुआ वही हम लिख देते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल सपोज A प्लस B ये कंबाइन होते हैं एज रिएक्टेंट्स और यहाँ बनता है C प्लस D प्रोडक्ट बन, और C प्लस D प्रोडक्ट फिर कन्वर्ट हो जाता है E प्लस F में और E प्लस F कन्वर्ट हो जाता है G में। तो सिंपल इक्वेशन से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कर देते हैं A प्लस B इज इक्वल टू G। ये कहते हैं बीच के स्टेप की चर्चा नहीं होती है, कब होती है? मैकेनिज्म की बात करते हैं। और आज हम इस इक्वेशन के मैकेनिज्म को देखेंगे कि CO2 ग्लूकोज से O2 के बनने से CO2 और H2O कैसे लेता है। वैसे तो स्टेप बहुत है, सभी स्टेप नहीं जानना है, लेकिन आपके लेवल पर जो जानना है उतने की चर्चा हम करते हैं इस हेडिंग में। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, स्पेशली द मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि 3 स्टेप जो और थे उसकी चर्चा मैकेनिज्म पहले से कर चुके हैं। तो ये जानिए ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा
एनर्जी रिलीज करने के लिए, CO2 रिलीज करने के लिए, तो सबसे पहले ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म में, ये सेल है, न्यूक्लियस जो मेजर पार्ट जानते हैं, चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, जो भी है। अब ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल पायरुवेट और पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 molecular pyruvic acid. It takes place in cytoplasm. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज से ये सो भरे हो रहा है, CO2H2 बनना है, वो बाद में बनेगा, जैसे हमने मैकेनिक बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा पायरुवेट और पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसीलिए ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से इसका 2 मॉलिक्यूल बनता है। और अभी से एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन है। रेस्पिरेशन चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो चाहे एब्सेंस में हो, प्रेजेंस में तो एरोबिक, एब्सेंस में हो एनारोबिक, लेकिन दोनों में ये कॉमन स्टेप है, चाहे एरोबिक होना होगा चाहे एनारोबिक होना होगा, सबसे पहले ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड बनेगा। मींस देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्लाइकोलिसिस और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाने के बाद तब हम डिसाइड करते हैं कि एरोबिक होना है या एनारोबिक, मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो क्या होगा, अब ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए ये बाद के स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस होता है। इस साइक्लिक प्रोसेस को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्रेब्स साइकिल के थ्रू होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। और ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब है कि H2O बने, CO2 बने और एनर्जी रिलीज हो। एनर्जी तो रिलीज होनी ही है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, लेकिन एरोबिक की केस में कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के नाते यहाँ पर एनर्जी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब इसके अगेंस्ट यहाँ देखें, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ये ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, ध्यान देना है कि नहीं ऑक्सीजन हमको नहीं मिला तो हम एनारोबिक करने लगेंगे, या जिसमें एरोबिक जो एरोबिक एनारोबिक कर ले, एनारोबिक एरोबिक कर ले। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के डिसाइडेड है जिसमें एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा। अब जिसमें एनारोबिक होता है उसे कहते हैं एनारोब्स। अगर ये एनारोब्स है मींस इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी कैपेबल होता है रेस्पिरेशन के लिए, तो वहां पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ईस्ट, तो ईस्ट में क्या होगा, ये पायरुवेट से, ग्लूकोज से पहले पायरुवेट बना, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज होती है जो होना ही चाहिए, एथेनॉल जिसको C2H5OH, तो एथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, और एनर्जी रिलीज हुई, कंपेयर करना है, ये बहुत कम है, स्मॉल क्वांटिटी, एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में बहुत लो क्वालिटी में यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। अब एक अलग टाइप एरोब्स है, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी जब ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है ब्रेकडाउन के लिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, या कह लीजिए लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मसल सेल्स में या जब ओवर एक्सरसाइज या एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, ऑक्सीजन जिस रेशियो में बॉडी को मिलती है वो इतनी क्वांटिटी में नहीं होती है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। इस केस में इसका ब्रेकडाउन
अलग तरीके से होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड बनती है और एनर्जी बनती है। अब बात यह आती है कि ये सेम ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं, लेकिन पायरुवेट के ब्रेकडाउन से क्या बनेगा, एक कंडीशन पर डिपेंड करता है। पायरुवेट से H2O और CO2 भी बना, पायरुवेट से एथेनॉल और CO2 भी बना, लैक्टिक एसिड भी बनी, लेकिन सब में कॉमन क्या है, एनर्जी यहाँ भी बनी, एनर्जी यहाँ भी बनी, एनर्जी यहाँ भी, हर जगह एनर्जी निकल रही है। रेस्पिरेशन का अल्टीमेट मोटिव पर्पस यही है, लेकिन एनर्जी की क्वांटिटी अलग अलग है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब H2O CO2 में ब्रेक हो जाना। अगर कोई और प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट CO2 H2O के अलावा है, इसका मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है, और कंप्लीट ब्रेकडाउन में एनर्जी ज्यादा निकलती है, इनकम्प्लीट में एनर्जी कम निकलती है। अभी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी से क्या मतलब है, रेस्पिरेशन से एनर्जी निकलती तो है, लेकिन एनर्जी यूटिलाइज कहाँ होगी। तो हम जानते हैं कि कोई भी वर्क बिना एनर्जी के नहीं होता है। वी कांट स्पीक, वी कांट मूव, हार्ट एंड लंग्स कैन नॉट मूव आर पल्सेशन। हार्ट में पल्सेशन नहीं हो सकता है, लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, फैलने और सिकुड़ने की प्रोसेस नहीं हो सकती है यदि एनर्जी ना हो तो। एनर्जी के लिए जरूरी, इसलिए कभी कभी कहते हैं रेस्पिरेशन नहीं होगा तो मर जाएगा व्यक्ति। अब कोई कहे कि भाई सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे, साइंस वाले तो क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप लोग सोचेंगे अरे भाई क्या पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात करें बिना सांस लिए कोई जिंदा रहता है क्या। भाई वही तो बात है, साइंस में क्यों होता है, सांस नहीं लेगा तो क्यों मर जाएगा। कहेंगे देखिए नहीं जानते हैं, तो सांस नहीं लेंगे तो क्यों मर जाएंगे, उनका सांस से मतलब रेस्पिरेशन से क्यों मर जाएंगे। If you want to show that you are in living state or other any organism want to show his her living property show करने का मतलब कुछ न कुछ तो शो करना है, कुछ न कुछ लाइफ प्रोसेस करना है, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी नहीं होगी तो कोई एक्टिविटी नहीं होती है जिससे पहचानते कोई लिविंग स्टेट में है या नॉन लिविंग में। और ये 24 आवर कुछ प्रोसेस होती है, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिससे लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। सपोज कहीं सो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, उस समय भी काम हो रहा है बॉडी में। हम सो रहे हैं, क्या हार्ट बीट रुकी है, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रुका है, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है ना, ब्रीथिंग चल रही है, तो क्या ये बिना एनर्जी के होता है, इसमें भी एनर्जी लगती है। तो उस एनर्जी के लिए भी रेस्पिरेशन जरूरी है, इसीलिए 24 आवर रेस्पिरेशन चलता रहता है, एनर्जी होती रहती है। लेकिन एक समस्या है, ये जो एनर्जी निकलती है इसका इमीडिएट किसी भी वर्क में यूज नहीं हो सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और बायोलॉजी से रिलेटेड होने के नाते हम लोग कसम नहीं खा सकते हैं, फूड से एनर्जी मिलती तो है, रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी निकली, उसी से सारा काम होता है। लेकिन बायोलॉजी से रिलेट होने के नाते हम ये कसम खाने की बात कर रहे हैं कि कह सकते हैं कि फूड के ब्रेकडाउन से या रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है उसका इमीडिएट कोई यूज हम नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो फायदा क्या होगा। तो आइए एक दूसरे स्टेप की बात करते हैं। जो एनर्जी निकलती है, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी निकली, वो एनर्जी कहाँ जाती है, ऑलरेडी बॉडी में, सेल में एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दो चीजें सेल में हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी एंड पी which is phosphate. Both are highly interested to meeting each other, but they can't do so in the absence of energy. दोनों मिलना तो चाहते हैं, लेकिन उनको मिलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी नहीं है इसीलिए नहीं मिल पाते। और इनको कौन एनर्जी चाहिए, वो जो फूड के ब्रेकडाउन से रेस्पिरेशन मिलती है, और वो एनर्जी जब आती है तो एडीपी और पी मिल जाते हैं। और इनके मिलने के लिए हायर एनर्जी चाहिए। सिंपली पहले फास्फेट जुड़ता है, इसमें डीपी माने डाई फास्फेट, दो फास्फेट है, तो पहला फास्फेट लगता है, उतनी एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन इसके लिए हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस तरीके से ये लाइन खींची गई, जल्दी क्या कहते हैं, पी पी बॉन्ड हो गया। अगर इसी को हम ऐसे कहते हैं पी, ये बता रहा है यहाँ भी फास्फेट का फास्फेट से बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ भी हो रही है, लेकिन ये बताता है हाई एनर्जी बॉन्डिंग है, हाई एनर्जी लग रही है। तो एडीपी
जब हाई एनर्जी बॉन्ड से पी से जुड़ जाता है या पी एनर्जी के हेल्प से जुड़ जाता है एडीपी से, तो बनता है एटीपी। एटीपी बन गई तो रेस्पिरेशन से, फूड के ब्रेकडाउन से जो भी एनर्जी निकलती है वो एटीपी में चली। एटीपी बनाने में हुआ कि फायदा क्या हुआ? चले थे हरिभजन को होटल लगे के पास, हमें डिफरेंट वर्क के लिए एनर्जी चाहिए थी, काम करने के लिए चाहिए थी, मूवमेंट के लिए चाहिए थी, बोलने के लिए चाहिए थी, हंसने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए एनर्जी चाहिए थी, लेकिन तो सब एनर्जी के लिए एटीपी। तो अब एटीपी में जो एनर्जी है, यही एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है फिर से एडीपी और पी ये अलग हो जाएंगे। एडीपी पी अलग हो गया। अब ध्यान देना है, एडीपी में पी जुड़ा था तो यहां पर एनर्जी आई थी, एनर्जी से जुड़ा था। सपोज कहते हैं 2 पैकेट इनको बांध दीजिए रस्सी से, जैसे एक पैकेट में यहाँ पर एडीपी या पी है, दोनों को बांधना है, जोड़ दिया गया, एटीपी बना। तो कैसे बना? 2 के जुड़ जाने से। और कैसे जुड़ा? एज रस्सी जो थी वही हो गया क्या? एनर्जी। अब आप अगर चाहते हैं जिन 2 पैकेट्स को आपने बांधा अलग कर दे तो कैसे अलग होगा? रस्सी खोलनी पड़ेगी। तो ऐसे एडीपी और पी अलग हो गया। तो जो अलग हो गया तो जो रस्सी आपने यूज किया था अब वही यहां से निकलीज हो गई, ये हो गई एनर्जी। एटीपी का ब्रेकडाउन फिर होगा, एडीपी और पी के मिलने से एटीपी बना था और फिर इसी एटीपी से एडीपी और पी बन जाता है। तो जब बना था एनर्जी यूज हुई थी, जब ये बनेगा एनर्जी रिलीज हो जाती है और यही एनर्जी जो एटीपी के ब्रेकडाउन से आ रही है, यही एनर्जी एटीपी के ब्रेकडाउन से जो आएगी ये डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज में। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब जो भी लिविंग बीइंग एक्टिविटी करते हैं, हंसना, बोलना, रोना, गाना, चलना, खेलना, कूदना, तो ये सब वाइटल एक्टिविटी है। तो वाइटल एक्टिविटी जितनी भी इनको एनर्जी चाहिए, ऑल द एनर्जी कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। वो एटीपी से आती है, तो एटीपी में एनर्जी स्टोर रहती है, इसलिए डिफरेंट वर्क करने के लिए एटीपी रिक्वायर जरूरी होता है। और एटीपी को ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए या डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एनर्जी का क्वाइन भी कहा जाता है। तो एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। कहा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशन और व्हाट डू मीन बाय एरोबिक एंड एरोबिक, राइट इस क्वेश्चन। यहां पर एक क्वेश्चन ये हो गया जो एरोबिक के लिए है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और जब एनारोबिक की बात आती है तो ये क्वेश्चन लिख देते हैं C6H12O6 ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ऐसा नहीं करेंगे, इसकी बात थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पर ग्लूकोज से CO2 H2O था, CO2 यहाँ पर निकल गया, यहाँ भी कुछ चेंज करना है। तो चेंज क्या करना है, ये वाला करते हैं। यहाँ पर एथेनॉल, यहाँ हो गया एथेनॉल प्लस CO2 मींस C2H5OH प्लस CO2, ये एनारोबिक की इक्वेशन हो गई। अब जल्दी से हम कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व जो पढ़े उसी तरह से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक में आते हैं। पहली चीज सिमिलरिटी जो है, जानते हैं कि दोनों में पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुवेट बनेगा, दोनों में एनर्जी मिलेगी। अब डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, मींस इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिफरेंस नंबर 1। सेकंड, यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट स्टेप जो हो गया ग्लाइकोलाइसिस के बाद साइटोप्लाज्म में ये काम हुआ। ये जो स्टेप हुआ है एब्सेंस में ऑक्सीजन में, ईस्ट में, ये कहां हुआ? इन साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन का अगला स्टेप भी यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में हुआ।
और ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया मिला के ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ एनारोबिक में ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली, whereas the breakdown of glucose takes place in cytoplasm as well as in mitochondria. थर्ड, यहाँ पर जो ब्रेकडाउन अगला हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू साइक्लिक प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल, तो यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं चला, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी, तो क्रेब्स साइकिल occurs or takes place. There is no Krebs cycle. A fourth difference on the basis of end product. The end product of anaerobic respiration is alcohol or ethanol and CO2. एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? H2O and CO2 means water and carbon dioxide. एक और पॉइंट चाहे बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, whereas very short amount of energy is released during anaerobic respiration. So this was all about the cellular respiration or rest part of respiration. तो इस दो पार्ट में रेस्पिरेशन की कहानी पूरी कंप्लीट हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम साथ में बता दिए हैं, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।